आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा। जैसा कि आपको मालूम है, गत 3 सितंबर से आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM पर एक अभिनव प्रयोग कर रहा है। वो है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन चेन ऑन एयरवेव्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये 100 दिवसीय ह्यूमन चेन अपने आप में पहली ह्यूमन चेन है जो रेडियो तरंगों पर निर्मित हो रही है। 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में प्रतिदिन किसी ऐसे जल योद्धा से बातचीत की जाती है जिसने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। इसमें समाज के हर वर्ग के जल योद्धा शामिल हैं। पद्म अलंकारों से विभूषित जल योद्धा, ब्यूरोक्रेट्स, वैज्ञानिक, एकेडमिशियन, गीतकार, गायक, अभिनेता, कम्युनिटी लीडर्स, युवा और सभी आयु के समान जन शामिल हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं पौड़ी उत्तराखंड के निवासी पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से। आप एक पर्यावरणविद, हरित कार्यकर्ता और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन HESCO के संस्थापक हैं। आपने परिस्थिति यंत्र के विकास के लिए पारिस्थितिकी समावेशी अर्थव्यवस्था का विकास किया है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में। धन्यवाद आपका मित्र। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में हिमालयन रेंज है जहां से तमाम नदियों का उद्गम है, तो फिर वहां नदियों के पुनर्जीवीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो मैं यह है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत की है जो लोगों में बांटी जा रही है और इससे जन जुड़ाव बहुत जरूरी है, जल जुड़ाव से पहले। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरी बात, हिमालय को आप इस रूप में देखिए कि हिमालय पहाड़ है और नदियां नीचे बहती हैं, तो इसलिए तमाम नदियों के बीच में हमारी जो पानी की व्यवस्था होती है हमारे छोटे छोटे जल धाराओं से होती है और यही जल धाराएं नीचे जाकर नदियों में समायोजित हो जाती हैं और वो एक नदी का रूप लेती हैं। पिछले लगातार लंबे समय से जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे थे, वनों की कमी के कारण और बहुत से जो दूसरे कारक होते हैं जो पर्यावरण के लिए प्रतिकूल होते हैं, उनके कारण नदियों के धीरे धीरे सूखने की या धारों के सूखने की बात सामने आनी शुरू हो गई थी। करीब ये 1.5-2 दशक से लगातार ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में हमारी दो तरह की नदियां, एक हिम नदियां हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो वर्षा जनित नदियां होती हैं वो वर्षा के पानी को जंगल शोषित करता है और जल भिदों को सींच करके वही बरसाती नदियां बनती हैं। इससे लगातार समय से जल भिदों को जल न मिलने के कारण वनों के अभाव में जलागमों की स्थिति उतनी सशक्त नहीं थी जो पहले थी, तो धीरे धीरे नदियां सूखनी शुरू हुई। खास तौर से मैदानी इलाकों में आते आते फुटहिल्स में इस तरह की नदियां दुर्भाग्य से अब अपना अस्तित्व खो चुकी के ही बराबर है। तो इसलिए हिमालय में भी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि हिमालय के लोग जल त्रासदी बिना जीते हों। सर, ये नदियों के पुनर्जीवन के लिए जल छिद्रों का निर्माण किया आपने। इस जल छिद्रों के माध्यम से किस तरह से आप पुनर्जीवीकरण कर रहे हैं नदियों का? देखिए, एक सीधा बड़ा सरल बात है कि प्रकृति के विज्ञान को सबसे पहले समझना होगा जब भी प्रकृति के संसाधनों के प्रति चिंता करनी हो, क्योंकि ये तो आप मानेंगे कि न जंगल हम लाए हैं और न ही जल हम लाए हैं। मनुष्य का इनसे कोई सीधा लेना देना नहीं था, ये प्रकृति प्रदत्त प्रसाद है जो हमारे बीच में आए थे। और इसलिए जब इनको वापसी तय करनी हो तो फिर आपको प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमने भी ऐसा ही किया। एक नदी जिसको आप हेस्को नदी आप कह सकते हैं, जहां हम बसते हैं, वो धीरे धीरे सूखनी शुरू हो चुकी थी 2006-7 के बाद, और 2009-10 आते आते ये नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इसमें पानी को कैसे वापस लाएं, और इसलिए हमने प्रकृति के विज्ञान की समझ बनाई। और जो इसका 44 हेक्टेयर का जलागम था, हमको पता था इस जलागम में वन होंगे तो जाके कहीं होगी, लेकिन वन को आते आते 10 साल लगता अगर हम आज लगाते। तो हमने उसकी जगह जल छिद्र 1 हेक्टेयर में 300 जल छिद्र और एक जल छिद्र बराबर 1 क्यूबिक मीटर पानी, और एक बारिश का मतलब है 1000 लीटर पानी सीधे जमीन के अंदर चला जाता है। तो हमने ये प्रयोग साधा 9-10 का ये प्रयोग था जिसमें वन विभाग की भी हमने भागीदारी जुटाई, और पहले ही दूसरे साल इसका चमत्कारी का
असर था और इसने जलविदों को भरा और नदी की वापसी हो गई। सर आम जन के लिए आप इसको कैसे आप सर देख सकते हैं कि आम जन इससे कैसे जुड़ सकता है? देखिए, सीधी सी सरल बात है कि आम जन तो ज्यादा विज्ञानी है प्रकृति के संदर्भ में। हमें सिर्फ और ये जानकारी बांटनी है कि किस तरह से हम जल विद्युत बनाएं। और ये बड़ा सरल है कि हमारे घर गांव में तो तालाब, पोखर और तमाम तरह की संरचनाएं तो पहले से रही हैं पानी को बटोरने की, तो वही एक कारण था। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जल छिद्रों से खाली जल भी नहीं बने, नदी नहीं आई, बल्कि नमी होने के कारण इस पूरे 44 हेक्टेयर में कभी आग नहीं लगती। और फिर स्वतः अपने आप वन भी पनपने लगे। वन पनपे तो सारे के सारे जितने भी वन्य जीव थे, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो वाइल्ड बोर हो, चाहे पोर्कुपाइन हो, हिरन हो, वो सब का भी ये घर बन गया। एक मिसाल बनी पानी को लाने की, और पानी का मतलब फिर सब कुछ होता है। ये एक बड़ा उदाहरण बना है यहाँ पे हेस्को नदी में। बहुत बहुत आभार सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के जल योद्धा पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें आप हमारे मेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। और अब मैं रेडियो जल मित्र ऋचा